नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडियो जी, आज हम खान सर का द्वारा जो 72वें बीपीएससी का टेस्ट करा जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर 16 का आपका पार्ट 2 होने वाला। किस चीज़ का? आपका पॉलिटी का आपका दूसरा क्लास हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आपका कंप्लीट होगा 75 नंबर प्रश्न से लेकर आपका 150 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, विथ डिफिनेशन के साथ में, विथ व्याख्या के साथ में कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा भैया, आप लोग वीडियो को 1.25x पर देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हाँ, और लास्ट तक देखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। 75वां प्रश्न आपका हो चुका था। चलिए बताइएगा 76वां प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, बताइए। क्या लेखाओं विभागीकरण के कारण भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को किस वर्ष केंद्रीय सरकार के एक लेखाओं के संकलन और रख रखाव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1976 में आपका मुक्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए, संविधान अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र पद की व्याख्या करता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा भैया, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेखाओं के विभागीकरण के कारण भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को किस वर्ष केंद्र सरकार के लेखाओं के संकलन और रख रखाव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था? तो आपको 1976 में मुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति, क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट किया जाता है? ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या अनुसूचित जातियाँ, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति को निर्दिष्ट किया जाता है? तो आपको किया जाता है, ध्यान में रखिए, अनुच्छेद 342 के तहत आपका निर्दिष्ट किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 342, ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा भैया, इसका डिफिनेशन बता रहे हैं हम। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 342 भारत के राष्ट्रपति को उन जनजातियों या जनजाति समुदायों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार देता है जिन्हें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में किसी राज्य में संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में किसी राज्य में संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा एक सेकंड, इसका ऑप्शन वन तो देखिए नहीं रहा। अच्छा, इसमें बोला कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही? तो देखिए, एक में क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र में क्या है, विफलता होने पर, बिल्कुल सही है। दो में क्या, राजनीतिक दलों द्वारा क्या स्थिर सरकार बनाने की क्या असमर्था होने पर, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तीन में आपका विधानसभा में मंत्रिपरिषद की हार होने पर और कोई विकल्प क्या व्यवस्था संभव ना होने पर, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राज्य में संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो तीनों जो कारण है इसके कारण आपका लगाया जा सकता है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपको कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों का कथन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा सुधार प्रस्तुत किए गए थे? ध्यान रखिए, कौन सा सुधार प्रस्तुत किए गए थे? ध्यान रखिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया तो समझ में आएगा बढ़िया। चलिए देखिए, कथन एक में क्या बोल रहा है, कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। कौन सा सुधार प्रस्तुत किया गया था? बिल्कुल आपका ये प्रस्तुत किए गए थे, ध्यान रखिएगा। दो में है, आपातकाल की घोषणा के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक हो गई है, बिल्कुल सही है। तीन में, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया गया, बिल्कुल आपका सही है। क्या, ध्यान रखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आपका तीनों जो है सुधार प्रस्तुत किए गए थे, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए आ जाइए, यहाँ पे मिलान करने वाला है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए 80 प्रश्न बताइएगा। देखिए सूची 1 में क्या है, सीमिति है। सूची 2 में क्या है, सिफारिश है। ध्यान रखिए। चलिए मिलान करना है इसमें। देखिए सही उत्तर आपको मिलान करना है। देखिए ए में आपका है बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान रखिए, बलवंत राय मेहता समिति आपका हो जाएगा पंचायत समिति ब्लॉक स्तर कार्यकारी निकाय होगी। ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 में। ध्यान रखिएगा। तो अशोक मेहता समिति, इसका सिफारिश आपको क्या हो जाएगा, 3 का सिफारिश हो जाएगा आपका द्वितीय स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश। ध्यान रखिए, ये हो जाएगा आपका 3 में। तो ये क्या है, LM सिंधवी समिति, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की। देखिए डी में आपका क्या है, डी में आपका देखिए है आपका GV के राव समिति, ये आपका 4 में जो है जिला परिषद के ग्रामीण विकास की धुरी बनाए जाए। ध्यान में रखिएगा। तब 4 में ये हो जाएगा। क्या बोल रहा था, ये देखिए आपका सारा हो गया, ये समिति हो गया और ये आपका सिफारिश हो गया। ध्यान रखिए, ये आपका सिफारिश हो गया। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 81 प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, भारत के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, भारत में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो ये कथन 1 में क्या है, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। क्या कथन 1 आपका सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में क्या है, संविधान का अनुच्छेद 330 जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। क्या कथन 2 आपका सही है। तो ध्यान रखिएगा, तो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में क्या, अनुच्छेद 342 राज्यपाल को किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों को सीधे अधिसूचित करने का अधिकार देता है। बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए, 3 आपका बिल्कुल गलत है। देखिए राज्यपाल सीधे तौर पर अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित नहीं करता है। ध्यान रखिए, क्या बोल रहा, अधिसूचित नहीं करता है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ क्या है, परामर्श के बाद ही अधिसूचित जारी करते हैं। 4 में है, संसद कानून क्या कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन कर सकती है। ध्यान रखिएगा, 4 आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, 82वां प्रश्न, राज्यों में संवैधानिक आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, राज्यों में संवैधानिक आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सॉरी, इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कौन सा कथन सही है। देखिए 1 में आपका बोल रहा है, संघ द्वारा जारी निर्देशक अनुपालन ना करने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ना करने पर अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। किसका, अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। क्या कथन 1 सही है। तो ध्यान रखिए, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राष्ट्रपति को राज्य के लिए कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। बिल्कुल आपका कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है। 3 में आपका बोल रहा है, राष्ट्रपति शासन को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। बिल्कुल आपका गलत है। 3 आपका जो है बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन को रद्द करना या वापस लेना राष्ट्रपति द्वारा एक क्या है, परवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से किया जा सकता है और इसके लिए क्या संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को दर्शाता है। क्या चरित्र को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बोल रहा है कौन सा उत्तर सही है। देखिए 1 में आपका बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1 बोल रहा है, 7वीं अनुसूची के माध्यम से
क्या विधायी विषयों का वितरण, बिल्कुल आपका एक जो है सही है। दो में है कुछ संविधान संशोधन के लिए राज्य द्वारा अनिवार्य क्या अनुसमर्थन, कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। के कथन 3 में आपका दिया हुआ है अखिल भारतीय सेवाओं का स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व, रखिए ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है भैया। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं को एकमात्र विशेषता माना जाता है क्योंकि इन अधिकारियों की भर्ती और उन पर मुख्य नियंत्रण संघ केंद्र सरकार का होता है, जबकि वे संघ और राज्य दोनों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कि इसका क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान का संघीय चरित्र को दर्शाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1 और 2 आपका क्या भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को आपका दर्शाते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न, जब कोई राज्य सरकार पंचायतों का गठन करती है लेकिन पंचायत चुनावों का संचालन के लिए स्वतंत्र अधिकरण स्थापित करने में विफल रहती है तो इस संवैधानिक अनुच्छेद का उल्लंघन होता है, बताइए इसका उल्लंघन होता है तो आपका 243 का के का आपका उल्लंघन होता है, ध्यान में रखिए। अनुच्छेद 243 का के का आपका उल्लंघन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 85 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां आयोग के अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष और सदस्य कितने समय के लिए पद धारण करते हैं, क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य कितने समय के लिए पद धारण करते हैं। सबको पता है ये आपका 3 वर्ष और 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त का पात्र नहीं है, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा। देखिए 3 वर्ष और 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त का पात्र नहीं है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, देखिए इसका व्याख्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य सेवा की शर्तें के कार्यकाल नियम 2004 के अनुसार क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं, वो 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त का पात्र नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। हर प्रश्न का सलूशन कराया जाता है भैया, बस आप लोग से हमको सपोर्ट का ज़रूरत है। 86 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शुरू किए गए योजना तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए क्या बोल रहा है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शुरू किए गए योजना तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कि एक में आपका बोल रहा है, क्या जिला योजना समिति का गठन किसी जिले के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को क्या कहता है, समेकित करने के लिए किया जाता है, क्या करने के लिए, समेकित करने के लिए किया जाता है। क्या कथन एक आपका सही, तो कथन एक आपका जो है ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में आपका है, देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्र में महानगरीय योजना समिति का होना आवश्यक है, ध्यान में रखिएगा, योजना समितियों का होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, दोनों कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, क्या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शुरू किए गए योजना तंत्र के संदर्भ में, दोनों कथन आपका सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए इसमें भी बोला कौन सा कथन सही है। चलिए 87 नंबर प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिएगा क्या करना है, विचार करना है। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन एक आपका बोल रहा है, केंद्र सरकार के लिए सामाजिक और शैक्षणिक के रूप में पिछड़े वर्गों को क्या बोले प्रभावित करने का प्रमुख नीतिगत मामलों पर क्या एनसीबीसी का परामर्श करना अनिवार्य है। क्या कथन एक आपका सही, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा।
कथन 2 आपका क्या है, देखिए 105वें संशोधन ने राज्यों को एनसीवीसी के साथ सभी प्रकार के परामर्श से छूट प्रदान कर दी है। बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए कथन 2 का बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के विशेष रूप से राज्यों को अपनी ओबीसी और एससीबीसी सूचियां तैयार करने की शक्ति को बहाल करने के लिए पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न आप देखिए, 3 नंबर आपका कथन 3 आपका क्या बोल रहा है, देखिए 105वें संशोधन का परामर्श से यह छूट केवल राज्य की क्या एससीबीसी सूचियों को तैयार करने और बनाए रखने पर लागू होती है। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में 2 कथन सही है। कौन सा, 1 और 3 आपका सही है। तो 1 और 3 आपका कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 की ओर। बताइएगा, संसद किसी क्या बोला, संसद निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। क्या बोला, संसद निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। तो कानून बना सकती है आपको किन विषयों पर बना सकती है भैया, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, 1 में आपका दिया हो, राज्यसभा के राष्ट्रीय हित में एक प्रभावी पारित कर सकती है। बिल्कुल आपका सही है। 2 में राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी हो सकती है। बिल्कुल आपका सही है। 2 में 2 या 2 से अधिक राज्य क्या प्रस्तावों के माध्यम से सीमित देते हैं, सहमति देते हैं। बिल्कुल सही है। 4 में आपका अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का क्रियान्वयन हो सकता है। बिल्कुल सही है। 5 में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। बिल्कुल आपका सही है 5 नंबर भी। बताइए, संसद निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो ये 5 विषयों पर जो है सो आपका संसद कानून बना सकती है। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 5 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाग 9(a) के तहत संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नगर पालिका का गठन नहीं करता है। क्या बोल रहा है, भाग 9(a) के तहत एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नगर पालिका का गठन नहीं करता है। नगर पालिका का गठन आपका नहीं करता है। तो ये आपका कोई अधिसूचित क्षेत्र समिति आपका जो है सो गठन नहीं करता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। 3 श्रेणियों कौन कौन सा हो गया, तो नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया। देखिए सबसे छोटा क्षेत्र जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नगर पंचायत बोलते हैं। और छोटे नगरीय क्षेत्र क्या किसको क्या बोलते हैं, तो आपका नगर पालिका परिषद बोलते हैं। अब बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए आपको क्या बोला जाता है, तो नगर निगम बोले जाते हैं। ध्यान रखिएगा। और देखिए संविधान भाग 9(a) के तहत क्या अधिसूचित क्षेत्र समिति का उल्लेख एक संवैधानिक क्षेत्र के रूप में नहीं किया गया है। यह कुछ राज्यों में स्थापित एक क्या संवैधानिक या प्रशासनिक व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज का व्यवस्था से संबंध नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो आपका दिनेश गोस्वामी समिति जो है सो आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा भैया। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, भारत में शहरी स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक बदलाव किए गए थे। क्या बोल रहा है, भारत में शहरी स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक बदलाव किए गए थे। तो कौन सा बदलाव किए गए थे, तो सबको पता है 12वीं अनुसूची के भाग 9(a) को जोड़ना। ध्यान में रखिएगा। क्या 12वीं अनुसूची के साथ भाग 9(a) को जोड़ना। ध्यान रखिए, यही आपका बदलाव किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस स्थितियों की सबसे अच्छी व्याख्या करता है जहां एक राज्य
क्या नियमित रूप से पंचायत चुनाव तो कराती है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को बावजूद स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ हस्तांतरित करने में विफल रहती है। ध्यान रखिए, विफल रहती है। तो ये आपका संविधान केवल एक सक्षम ढांचा प्रदान करता है, जबकि वास्तविक हस्तांतरण काफ़ी हद तक राज्य के कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शहरी स्थानीय प्रशासन में बोर्ड समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, एक में आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन आपका सही है, किसके बारे में, शहरी स्थानीय प्रशासन में बोर्ड समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं कि एक में बोल रहा है ये किसी नगर पालिका क्षेत्र के भीतर या अधिक वार्डों के लिए गठित की जा सकती है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में इनका गठन अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है ऐसी समितियां की रचना और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका ये तीनों कथन सही है शहरी स्थानीय प्रशासन बोर्ड के संबंध में। ध्यान रखिएगा, तीनों कथन सही है, तो यह ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो वैधानिक दर्जा आपका दिया गया था, कब दिया गया था बताइए। तो इसका 2003 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 2003 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा 95 नंबर प्रश्न है, संविधान के 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यात्मक क्षेत्र को निर्दिष्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें शामिल विषयों की संख्या को सही ढंग से दर्शाता है। सही ढंग से दर्शाता है, तो ये आपका सही ढंग से कौन दर्शाता है, तो ये आपका 18 विषय जो है आपका सही ढंग से दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें नगर पालिकाओं को सौंपे गए 18 विषय शामिल हैं। ध्यान रखिएगा। अगर भैया आप लोग को समझ में नहीं तो थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कीजिए और फिर से एक बार देख लीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए क्या नियत तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, जब तक उसे पहले ही भंग ना कर दिया जाए। ध्यान में रखिएगा। तो आपका कौन सा अनुच्छेद 243 का ई को आपका ध्यान रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 243 का ई पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करता है। यह प्रावधान करता है कि यदि कोई पंचायत अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व विघटित हो जाती है तो उसे विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। बताइएगा भैया अगला नंबर प्रश्न। देखिए, नीति आयोग के संदर्भ में क्या बोला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए, एक में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन इसका ध्यान से सुनिएगा तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, ए में बोल रहा है आपका इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव जारी किया गया था। क्या कथन एक आपका सही है, तो एक आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। दो में देखिए आपका बोल रहा है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव शासी परिषद द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अब ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, ये आपका बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। हालांकि उपाध्यक्ष का चुनाव शासी परिषद द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ क्या बोला, देखिए शासी यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देखिए शासी परिषद द्वारा किया जाता नहीं, इसका चुनाव जो है शासी परिषद के द्वारा आपका नहीं किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98। बताइए, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, केंद्रीय
सूचना आयोग CIC के संदर्भ में। ध्यान रखिए, इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसका कथन देखते हैं कि कौन सा कथन इसका सही होगा। देखिए कथन 1 में आपका बोल रहा है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 1 आपका बिल्कुल आपका सही है। केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। कथन 2 आपका क्या है? सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सभी सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। 3 में आपका मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन और भत्ते पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल आपका 3 जो है सो सही है, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में कौन कौन सा सही है? तो 1 सही है और 3 सही है, 2 बाकी आपका गलत है, ध्यान में रखिए। तो 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपका है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहे? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान रखिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अरे विचार तो करना है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे बोल रहा है कौन सा कथन आपका गलत है। कौन सा कथन गलत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 1 में आपका बोल रहा है यह मनोनीत सदस्य अपनी सदस्यता ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर क्या अयोग्य घोषित हो जाते हैं। बिल्कुल आपका सही है। तो ये भैया ये तो आपका गलत नहीं है, ध्यान रखिए, ये आपका सही नहीं, ये आपका सही है। 2 में आपका है एक निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर तुरंत अयोग्य घोषित हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आपका ये भी सही है। 3 में सदन के क्या पीठासीन अधिकार द्वारा अयोग्यता संबंधी क्या मामलों में दिए गए निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होती हैं। बिल्कुल आपका यही गलत है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें बोल रहा कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून के संबंध में 1 और 2 तो आपका सही है, लेकिन 3 कथन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। अच्छा भैया बोल रहा कौन सा गलत है? तो गलत तो इसमें से 3 है, 1 और 2 तो सही है। तो यहाँ वो लिखने के लिए भूल गया हुआ, यहाँ आपका उसको सही लिखना चाहिए था। कौन सा सही है? तो आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न होता है अभिकथन 1 है, कारण आर है। अभिकथन 1 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया, तब मजा आएगा। देख, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किसी राज्य में उस राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना क्या बोल रहा है? जांच या छानबीन नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। क्या अभिकथन 1 सही है? तो अभिकथन 1 बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। कारण आर में CBI दिल्ली विशेष रूप से स्थापना अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। क्या कारण आर सही है? तो कारण आर आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी संवैधानिक निकाय को अलग भारतीय समुदाय के लिए प्रदान किए गए क्या रक्षोपायों से संबंधित मामलों में जांच करने और उनके कार्यकाल पर राष्ट्रपति का प्रतिवेदन सौंपने का कार्य भी सौंपा गया है। क्या किसी संवैधानिक निकाय को अंग भारतीय समुदाय के लिए प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित मामलों के जांच करने और उसके कार्यकरण पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपने का कार्य भी सौंपा गया है, ध्यान रखिए। थोड़ा माफ़ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित ये होगा नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 102 नंबर प्रश्न आपका शायद मिलान करने बोल रहा है, तो मिलान करते हैं। देखिए 102 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? विशेष संवैधानिक प्रावधानों और उनसे संबंधित अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? क्या है? विशेष प्रावधान दिया हुआ है और अनुच्छेद दिया गया है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए 1 में आपका दिया हुआ है नागालैंड के विशेष प्रावधान, क्या अनुच्छेद 371 का 1 क्या बिल्कुल सुमेलित है?
तो ये ध्यान रखिए आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। अनुच्छेद 361 में नागालैंड के विशेष प्रावधान शामिल है, ध्यान रखिएगा। 2 में असम के लिए विशेष प्रावधान बताइए। अनुच्छेद प्रावधान आपका 371 का बी में, अनुच्छेद 371 का बी में बिल्कुल आपका ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, 2 भी आपका सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 371 का बी में राष्ट्रपति असम विधानसभा का एक समिति के गठन और उसके कार्य का प्रावधान करने का अधिकार देता है। 3 में आपका मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद क्या बोला, मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान, ये आपका अनुच्छेद 371 का सी में हो जाएगा, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका ये भी सही है कि अनुच्छेद 371 का सी में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मतलब किसी संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या एनसीबीसी को क्या वैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे इसे अंततः एक पूर्ण संवैधानिक निकाय में परिवर्तित किया गया, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के संबंध में, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए इसका कथन देखते हैं। देखिए, एक में बोल रहा है इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर क्या संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पद तक धारण करता है, क्या ये सही है, ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल गलत है। इसीलिए कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक कथन आपका सही है। ठीक है भैया, हम तो पढ़वे करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो रोके थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ लीजिए एक बारी, तब थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कथन 1 में आपका बोल रहा है भारत केवल भारत एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही क्या है NHRC के अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए बिल्कुल गलत है। 2 में आपका अध्यक्ष और सदस्यों को केवल सिद्ध कदाचार या क्या असमर्था के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है मानवाधिकार उल्लंघनों पर आयोग की सिफारिश संबंधित क्या है सरकारी विभाग पर बाध्यकारी होते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 भी आपका बिल्कुल गलत है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर आपका गलत है, तो 1 और 3 आपका गलत है। 1 और 3 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखने के बाद समझ में आ जाता है आपको कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सो चलिए 106 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकपाल की संरचनात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है, भारत में लोकपाल की संरचनात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो 1 में आपका है लोकपाल में अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। 2 कथन आपका बोल रहा है, देखिए 2 कथन आपका है कुछ सदस्यों में 50% सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कथन 3 आपका है, देखिए प्रधानमंत्री को लोकपाल की जांच क्षेत्राधिकार से पूरी तरह छूट दी गई है, बिल्कुल आपका गलत है। 4 में आपका है सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसी समिति द्वारा चयनित पैनल के आधार पर की जाती है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, क्या कथन 4 आपका सही, तो बिल्कुल सही है। इसमें बोला सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है कौन सा हो जाएगा, तो 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 आपका कौन सा है, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए 107वां प्रश्न है, अभिकथन 1 है कारण आर। अभिकथन 1 में क्या बोल रहा है, देखिए दबाव समूह वैकल्पिक राजनीति प्रारूप हैं जो प्रशासनिक राज्य नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से चुनाव लड़ते हैं,
ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपका गलत है बिल्कुल गलत है भैया ये। कारण आर में दबाव समूह सार्वजनिक नीति के विकल्पों से बाहर से प्रभावित करने के लिए क्या है, बोलिंग, प्रचार और हड़ताल जैसी तकनीकी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिलान करने में बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें क्या हो रहा है, सूची 1 में क्या है, संवैधानिक अनुच्छेद है, क्या संवैधानिक अनुच्छेद है। और सूची 2 में क्या राजभाषा प्रावधान है। बताइए अनुच्छेद 243 का राजभाषा प्रावधान क्या है। तो ये आपका हो जाएगा संघ की भाषाएं हैं। ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा, संघ की भाषाएं हैं। बताइए अनुच्छेद 345 का प्रावधान, राजभाषा का प्रावधान क्या है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा किसी राज्य की राजभाषा की भाषाएं। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 348 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक में जगह। देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। देखिए डी में आपका हो गया अनुच्छेद 351, ये आपका 4 में हो गया। ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट कर लेते हैं इसको। बताइएगा मानव क्या पर राज्य मानव अधिकार, अरे भैया, राज्य मानव अधिकार आयोग की विशेषताएं और संरचनात्मक तत्वों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित है। तो देखिए क्या है, SHRC विशेषताएं हैं, संरचनात्मक तत्व हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बोल रहा है कौन सा उत्तर सही है। ध्यान में रखिएगा, सुमिलित देखना है कि कौन सा सुमिलित है। देखिए एक में सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। सदस्यों को हटाना राज्यपाल के द्वारा, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है। देखिए सदस्यों को हटाना राज्यपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा से नहीं हटाया जाता है, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। यहाँ पे काट के आप राष्ट्रपति लिख दीजिएगा, राष्ट्रपति। सदस्यों को हटाना कौन, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 3 में आपका क्षेत्राधिकार क्या है, राज्य सूची में संवर्ती सूची में के मामले, क्या 3 सही है। ध्यान रखिए 3 आपका बिल्कुल सही है, तो 1 सही है और 3 सही है, तो 1 और 3 आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। सुमूलित करना था। तो 10 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या राजकीय दल के रूप में मान्यता देने या उसे वापस लेने की पूर्व शक्तियाँ किस में निहित हैं। बताइए किस में निहित हैं। तो ये आपका भारत निर्वाचन आयोग से आपका ध्यान में रखिएगा निहित है। चलिए आ जाइए अगला नंबर प्रश्न पर, 111 नंबर प्रश्न। बताइएगा निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति के सदस्य के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। क्या बोला, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति का सदस्य के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाता है। तो स्पष्ट रूप से आपका शामिल नहीं किया जाता है, तो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश को आपका स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाता है। 112 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए एक में आपका है, यह हिंदी के साथ साथ संघ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनिश्चित काल हेतु अंग्रेजी का उपयोग की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है, यह अनिवार्य करता है कि कोई भी राज्य विधानमंडल उस राज्य के उच्च न्यायालय के निर्माण में अंग्रेजी का उपयोग को पूरी तरह से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकता है, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत है। चलिए आगे रखें, तो बिल्कुल गलत है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका इसमें से सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 113 नंबर प्रश्न, नीति आयोग की शासी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी ऊपर में देखा शासी परिषद के बारे में, ध्यान रखिएगा।
देखिए एक में आपको क्या बोल रहा है, इसमें सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। 2 में आपको बोल रहा है जिसे केंद्र शासित प्रदेशों का विधानसभा नहीं है उनके उपराज्यपालों को इसकी संरचना से बाहर रखा गया है। क्या 2 गलत है? तो बिल्कुल आपका 2 गलत है, वो पहले पता था 2 गलत है। इसमें बोला विशिष्ट क्षेत्र के ज्ञान रखने वाले क्या विशेषज्ञ सहित विशेष आमंत्रित को केवल राष्ट्रीय वित्त मंत्री द्वारा नामित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। तो इसमें कौन सा सही है? तो केवल एक इसमें से सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, 114 नंबर प्रश्न, भारत में लागू किए गए चुनावी सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है, भारत में लागू किए गए चुनावी सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए एक में आपका बोल रहा है सशस्त्र बलों से जुड़े वर्गीकृत सेवाओं का मतदाताओं के लिए 2003 में क्या प्रॉक्सी वेटिंग की शुरुआत की गई थी? क्या कथन एक सही है? कथन एक आपका बिल्कुल सही है और कथन 2 का बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखने से पता चल रहा है कि 1951 दिया हुआ है। कथन 3 में देखिए आपका गलत है, कथन 4 आपका बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हम माफ कीजिएगा, उसका हम सोल्यूशन नहीं लिख पाए भैया, सिर्फ हमको आंसर पता चला था। देखिए 115 नंबर प्रश्न में अभिकथन 1 है, कारण आर है। देखिए अभिकथन 1 में क्या है, जिस राजनीतिक दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में क्या राज्य स्तरीय दल के तौर पर मान्यता प्राप्त होती है, उसे पूरे भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। क्या अभिकथन 1 सही है? ध्यान रखिए, तो अभिकथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता के लिए क्या शर्तें संविधान की 10वीं अनुसूची में प्रावधान में स्पष्ट रूप से बताई गई है? ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका गलत है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया आ गया मिलान करने वाला, अब आएगा मज़ा। ये तो मिलाने करने वाला तो ऐसा आता है भैया जिसमें कि एकदम पूरा मज़ा आता है मिलान करने में। चलिए बताइएगा, देखिए क्या विशेष प्रावधान वाले अनुच्छेद अवलक्षित राज्य है? ध्यान रखिए, बताइए अनुच्छेद, देखिए ए में आपका है अनुच्छेद 371 का एफ, तो इसका लक्षित राज्य आपका कौन सा है? तो इनका लक्षित राज्य आपका हो जाएगा सिक्किम। तो अनुच्छेद 371 का जी का लक्षित राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 371 का एच का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अनुच्छेद 371 का जी हो जाएगा आपका कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, दावा समूह और उनके संरचनात्मक वर्गीकरण को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है? क्या है, दबाव समूह है और संरचनात्मक वर्गीकरण है। चलिए कौन कौन सा सुमिलित है आप लोग को बताना है। चलिए बताइए कौन सा सुमिलित है। देखिए एक में आपका है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या है संघीय दबाव समूह, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 2 में आपका है सिविल सेवा संघ, क्या है अस्थांगत दबाव समूह, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 3 में आपका है जाति आधारित गुट या भाषाई मोर्चे, क्या है अराजक दबाव समूह, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका गलत है भैया ये। तो इसीलिए इसका कौन कौन सा समूह है, तो 1 और 2 आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ जल्दी भी निकलते हैं भैया क्योंकि अभी जाकर हमको खाना भी बनाना है। बताइए किस विधायी हस्तक्षेप के द्वारा भारतीय संविधान से राजनीतिक दल में विभाजन की स्थिति में 10वीं अनुसूची के तहत क्या है अयोग्यता में संरक्षण को पूरी तरह से हटा दिया गया है? जब पूरी तरह से आपका हटा दिया गया है तो आपका 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आपका हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान रखिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन यहाँ सही है? तो कथन 1 में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी मामले की सुनवाई करते समय आयोग के पास क्या आपराधिक न्यायालय जैसी
पूरी शक्तियाँ होती है, बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। और 2 में आपका है जांच पूरी होने पर यह अपने अधिकार से पीड़ित व्यक्तियों को तुरंत आर्थिक राहत या क्या मुआवजा दे सकता है, बिल्कुल आपका गलत है। दोनों कथन सही है। किसके बारे में? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या बोल रहा है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संरचनात्मक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो ये कथन 1 में है, कानून के तहत सीबीआई डायरेक्टर को कम से कम 2 साल का कार्यकाल का अनिवार्य सुरक्षा दी जाती है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, केंद्र सरकार सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 3 साल तक बढ़ सकती है, जिसे हर बार 1 साल का विस्तार किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, सीबीआई डायरेक्टर का चयन समिति में क्या कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामले के केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं, बिल्कुल आपका गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2 सही है, ध्यान रखिएगा। बताइए 10वीं अनुसूचित दल बदल विरोधी कानून के तहत राज्य विधानसभा के किसी सदस्य का अयोग्यता से जुड़े सवालों पर कौन सा निर्णय लेता है? बताइए कौन सा निर्णय लेता है? तो ये आपका विधानसभा निर्णय लेता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए भैया, क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 से 5 सेकंड के लिए वीडियो एक बार फिर से पीछे कर लीजिए और देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। बताइए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत क्या लोकपाल संस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए 1 में आपका बोल रहा है, लोकपाल के अध्यक्ष हमेशा ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुके हो, क्या सही है? तो बिल्कुल आपका गलत है। कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में आपका है, लोकपाल के सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान क्या विश्वास या लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है, लोकपाल किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक ऐसी शिकायत स्वीकार नहीं कर सकता है जो कथित अपराध की तारीख के 7 साल बाद दर्ज की गई हो, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। कथन 4 में आपका है, लोकपाल के आयोजन विंग के पास बिना किसी शुरुआती जांच के स्वतः क्या संज्ञा लेते हुए क्या अभियोजन शुरू करने की शक्ति है, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए किसके बारे में? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत जो है आपका 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 आपका किसमें? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता है। अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या हो रहा है? सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य सूचना आयुक्त के संवैधानिक दर्जे को कम करके उन्हें केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया। क्या अभिकथन 1 सही है? तो अभिकथन 1 जो है सबका बिल्कुल सही है। कारण आर में है, 2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्त का कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें तय करने का अधिकार दिया, जिससे पहले ये चुनाव आयुक्त के बराबर थे। क्या कारण आर भी सही है? तो कारण आर भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। और आर जो है ए की आपका सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आ जाइए मिलान करने वाला। चलो राजा मिलान कर दो, तो रहा क्या बताइए। देखिए सूची 1 में क्या है? भ्रष्टाचार विरोधी निकाय या पोस्ट है और नियुक्ति पदाधिकारी है। बताइए ए में आपका है, क्या बोल रहा है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का आपका करते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए 3 सदस्यीय पैनल आधार पर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। बी में है राज्य लोकायुक्त, ये आपका हो जाएगा भारत के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। सीबीआई के निदेशक ये आपका केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। और देखिए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपका 6 सदस्यीय पैनल के आधार पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या उससे अधिक भारतीय राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार विशेष रूप से किसके पास है? तो विशेष रूप आपका किसके पास है?
तो सबको पता है कानून के माध्यम से भारत की संसद के पास है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, सही बोल रहा है तो एक में आपका है, इसे योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में क्या स्थापित किया गया था। क्या सही है? तो बिल्कुल गलत है। 2 में आपका है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के क्या प्रशासक इसे आधिकारिक संरचना का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 इसमें से आपका सही है। एक 127 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए, एक से अधिक भारतीय राज्यों में काम करने वाले मल्टी स्टेट क्या कोऑपरेटिव सोसाइटियों को रजिस्ट्रेशन पर क्या मिलता है? प्रशासनिक नियंत्रण और कानून अधिकार किसके पास होता है? तो कानून अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्रीय सरकार का सहकारिता मंत्रालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय रजिस्टर। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 128 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के परिसीमन आयोग के संबंध में ध्यान रखिएगा, तो इसमें कौन सा कथन आपका सही बोल रहा है? देखिए, कथन 1 में आपका है, परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है, यह आयोग एक अस्थायी वैधानिक निकाय है जो हर 10 साल में होने वाले के जनगणना का अंतिम आंकड़े प्रकाशित होते ही अपने आप परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। बिल्कुल आपका गलत है। 3 में आपका, आयोग की संरचना में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। 3 जो कथन आपका बिल्कुल सही है, तो इसीलिए इसका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे बोला तो सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो आपका 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान रखिए। चलिए, 129 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों भारत के संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो सबको पता है, आपका 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। चलिए, मिलान करना है। 130 नंबर प्रश्न देखिए, इसको आप लोग खुद सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देख लीजिए, 130 नंबर प्रश्न, और यहाँ देख लीजिए आप लोग ऑप्शन, क्योंकि हर बार हम 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं हर सेट में, कि आप लोग उसका आंसर बताइएगा। अब बहुत लोग बताते भी हैं। 131 नंबर प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तें और वेतन को विनियमित करने की शक्ति संविधान किसके द्वारा दी गई है? बताइए, संविधान द्वारा किसे दी गई है? तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही हमको लगा अभी तक। तब का संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दी गई है। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें बोल रहा सुमिलित है। 132 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, इसमें बोल रहा है कौन सा आपका सुमिलित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, क्या है, चुनाव प्रणाली का प्रारूप है, अब भारत में व्यवहारिक अनुप्रयोग है। चलिए बताइए कौन सा सुमिलित। देखिए, ए में आपका है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या बोल रहा है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव क्या एक आपका सुमिलित है? तो एक आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में है, एकल क्या संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या इसमें क्या है, राज्यसभा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा और
राज्य विधान परिषद का चुनाव, क्या दो आपका सुमेलित है? तो बिल्कुल सुमेलित हैं। 3 में आपका है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। 3 में आपका सूची प्रणाली द्वारा अनुपालित प्रतिनिधित्व क्या शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों चुनाव द्वारा, बिल्कुल आपका गलत है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 आपका सुमेलित है। 133 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बताइएगा, संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत क्या बोला, संसद सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? बताइए। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत संसद सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? सबको पता है, आपका विधायी अधिनियम के माध्यम से भारत के संसद के पास है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 134 की ओर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, क्या बोला, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, कथन 1 में क्या है, इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक कार्यकारी आदेश के जरिए स्थापित किया गया था, बिल्कुल आपका गलत है। 1 आपका बिल्कुल गलत है। 2 में यह पर्यावरणीय विवादों की सुनवाई करते समय नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित सख्त प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है। क्या कथन 2 आपका सही है? कथन 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। कथन 3 आपका क्या है? कथन 3 में है, एनजीटी द्वारा जारी किसी भी अंतिम आदेश या निर्णय के खिलाफ अपील क्या सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है? बिल्कुल सही है। 4 में आपका है, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के न्यायाधीश के साथ अनिवार्य परामर्श की जा सकती है, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 आपका सही है, तो 3 और 4 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए। 1966 में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए कौन थे? तो ये आपका मोरारजी देसाई थे, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, भारत के विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर संबंध कीजिए। किसके बारे में? विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, 1 में आपका है कि आयोग का प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है, विधि आयोग की सिफारिश केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के कानून के रूप में बाध्यकारी है, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 आपका इसमें सही है, याद रखिएगा। चलिए बताइएगा, 137वां प्रश्न, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल सदस्यों में कम से कम कितने सदस्य न्यायिक सदस्य होने चाहिए? बताइए, कम से कम कितने न्यायिक सदस्य होने चाहिए? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपका 50% होना चाहिए। 138 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानवाधिकार आयोग के संबंध में इसमें बोला कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान दीजिएगा। ये कथन 1 में, जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश रहा हो वह आयोग के सदस्य नियुक्त किए जाने का योग्य हैं। ध्यान रखिए, योग्य हैं, तो बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में आपका है, देखिए, एनएचआरसी को घटना की तारीख से 2 साल बीत जाने के बाद मानवाधिकार उल्लंघन के किसी भी मामले की जांच करने की कानूनी अधिकार है, बिल्कुल आपका 2 में क्या है? 2 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला? राज्य मानवाधिकार आयोग, देखिए यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, एसएचआरसी के संबंध में इसमें बोला कौन सा कथन आपका सही है? कथन 1 में देखिए क्या है, एसएचआरसी के चेयरपर्सन, अरे यार, देखिए एसएचआरसी के चेयरपर्सन और सदस्य 5 साल के कार्यकाल के लिए या
75 साल की उम्र पूरी होने तक इसमें जो भी पहले पद पर बने रहते हैं। क्या सही है या फिर गलत है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। 2 में SHRC उस मामले की जांच कर सकता है जो पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास लंबित हो। क्या 2 आपका सही है? 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, तो इसमें सही कोई भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को, ध्यान रखिएगा, संसद को लोक सेवा सेवा संबंधी विवादों के प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? बताइए कौन अधिकार देता है? तो ये आपका देते हैं अनुच्छेद 343 का ए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 में प्रश्न देखिए, भारत के राज्यों में लोकायुक्त संस्था से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है, किसके बारे में? भारतीय राज्यों में लोकायुक्त संस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें बुरा कौन सा कथन सही है? तो देखिए, एक में आपका है लोकायुक्त संस्था को सबसे पहले महाराष्ट्र राष्ट्र द्वारा एक विधायी अधिनियम के माध्यम से शुरू और संरचनात्मक रूप से स्थापित किया गया था। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है भैया। 2 में है हर भारतीय राज्य में लोकायुक्त कानून मौजूदा मुख्यमंत्री को एक समान रूप से अपनी 5 दायरे में लगता है। बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है। तो 141 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? संविधान में जोड़ा गया है, तो ये आपका 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा आपका जोड़ा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए इनमें से कौन सी शर्तें निर्धारित की गई है? तो कौन सी शर्तें निर्धारित की गई है? आप लोग को पता होगा, ये आपका इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है, तब ध्यान दीजिए कि एक में बोल रहा है पार्टी लोकसभा या विधानसभा का आम चुनाव 4 या उससे अधिक राज्यों में के वैध वोटों के 6% हासिल करती है और लोकसभा में 4 सीटें जीतती है। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। बिल्कुल सही है कथन 1 तो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए पार्टी कुल लोकसभा सीटों में से 2% जीतती है और उसे सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है। 3 में आपका पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 144 नंबर प्रश्न है, अचानक बनने वाले बिना किसी संगठन वाले ऐसे समूह जो सामान्य राजनीतिक तरीकों से हटकर सड़कों पर दंगे और अचानक विरोध प्रदर्शन जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किस तरह का दबाव समूह माना जाता है? तो किस तरह का दबाव समूह माना जाता है? तो अजारक दबाव समूह माना जाता है। चलिए 145 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। देखिए, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, किसके बारे में? भारत में चुनावों के संबंध में। देखिए, एक में आपका बोल रहा है उस उम्मीदवार क्या हलफनामा दाखिल करता है उसे चुनाव आयोग द्वारा सीधे आयोग घोषित किया जा सकता है। क्या कथन 1 आपका सही है? कथन 1 जो है आपका ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपका गलत है। कथन 2 में आपका लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 2 संसदीय क्षेत्रों में से एक के साथ चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 146। बताइएगा, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था?
दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? तो आप लोग को पता है भैया, ये देखिए फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली को क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से बदलना, ये आपका अस्वीकार किया था। ध्यान में रखिएगा, यही प्रस्ताव को आपका दिनेश गोस्वामी ने 1990 में अस्वीकार कर दिया था। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न, द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ क्या पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनका पुस्तक आपका है डेविस रॉबर्टसन है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोले हैं भैया, तो प्लीज़ अपने मुझसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, गठबंधन सरकारों के दोषों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? गठबंधन सरकारों के दोषों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कथन एक में आपका नीतिगत मुद्दों पर गठबंधन क्या असहयोगियों के बीच मतभेद उत्पन्न अस्थिरता, क्या कथन एक सही है? ध्यान रखिए, कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है छोटे गठबंधन और सहयोगियों द्वारा क्या विधेयका में अपनी शक्ति का अनुपात से कहीं अधिक प्रभाव डालने की असंभावना। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। तीन में आपका गठबंधन और गठबंधन सहयोगियों के साथ परामर्श की आवश्यकता के कारण प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटौती, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गठबंधन सरकारों के दोषों के संबंध में तीनों कथन आपका सही है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 149 की ओर। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। देखिए, वोटर क्या बोल रहा है? वोटर वेरिफिएबल क्या पेपर ऑडिट ट्रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? VVPAT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। VVPAT का क्या जगह फुल फॉर्म? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट, क्या बोला? ऑडिट ट्रेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बोला ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? चलिए कथन एक देखते हैं। यह मतदाता को यह क्या है सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उसका और उसी उम्मीदवार के पक्ष में डाला गया है और वह चुनना चाहता है। बिल्कुल आपका सही है। क्या बोल रहा है? यह मतदाता को यह स्थापित, क्या बोल रहा है? यह मतदाता को सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार के पक्ष में डाला गया है जिसे वह चुनना चाहता है। बिल्कुल सही है। दो में है, इसका प्रयोग पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। ध्यान रखिए, कथन दो जो है आपका बिल्कुल गलत है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक आपका इसमें सही है। चलिए 150 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र स्तर के चुनाव प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? निर्वाचन क्षेत्र स्तर के चुनाव प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो एक में आपका है, देखिए, रिटर्निंग अधिकारी अपने निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र के भीतर चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होता है। ये तो देखिए आपका कथन एक बिल्कुल सही है। निर्वाचन क्षेत्र के स्तर के चुनाव के प्रबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो आपका है, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति चुनाव आयोग का परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। बिल्कुल आपका गलत है। तीन में आपका है, वैधानिक ढांचा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक सहायक क्या है रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की अनुमति देता है। बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कथन दोनों गलत है। किसके बारे में? निर्वाचन क्षेत्र स्तर के चुनाव प्रबंध के संबंध में कथन 2 और 3 गलत है। बाकी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि केवल एक इसमें आपका सही है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा भैया तो लाइक कर दीजिएगा और COMMENT कमेंट, और ये तो मत भूलिएगा भैया SUBSCRIB। थैंक यू सो मच।